हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यूबी। सो अभी तक हमने जो चैप्टर 3 है उसका पार्ट 1 के हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो थी वो आपको उसका लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर करे हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड FYP के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें जो आगे फर्दर टॉपिक कंप्लीट करना है वो है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। ओके, सो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड FYP। ओके, सो जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, मोर ऑफ द रिसोर्सेज किस चीज़ के अंदर यूज़ करे जाए, एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहिए, कुछ कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर करना चाहिए। दोनों ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं, तो दोनों में से किसका इम्पॉर्टेंट, मतलब कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इमर्ज हो गया था उस टाइम पे। और जैसा कि हमने फर्स्ट FYP के अंदर देखा था कि फर्स्ट FYP जो थी उसके एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया, सेकंड के अंदर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया गया। ये जो था इसी से अराइज होता है कि किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़ करा गया। तो हमने जो था मिक्स्ड मॉडल था हमारे पास। तो जब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों का खर्चा हो गया, तो लेकिन जब दोनों FYP ख़त्म हुए तो उसके बाद दोनों ही जो सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो क्या कहते हैं कि उनका मानना ये होता है कि एग्रीकल्चर वाले कहते हैं इंडस्ट्रीज़ पे खर्चा कर रहा है ज़्यादा, और इंडस्ट्री वाले कहते हैं एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहा है ज़्यादा। सो ऐसा ही हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, चौधरी चरण सिंह। ये जो थे ये एक कांग्रेस लीडर थे, लेकिन बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बना लेते, जिसका नाम होता है भारतीय लोकदल। जब इनकी ये जो पार्टी बनती है ये क्या करती है, सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। इनका मानना होता है कि जो गवर्नमेंट है उससे सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ओके, सो और कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। लोग इंडस्ट्रीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने का मेन मकसद है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो जो हमारे देश में गरीबी है वो कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी, और इससे हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप होगी। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का मेन रीज़न क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का मेन रीज़न ये था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो किस में लाई करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो यही है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, जिसके बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों के अंदर किस तरीके से दोनों सेक्टर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केरला मॉडल। केरला मॉडल ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि केरला मॉडल क्या था। एक्चुअली हमने जब लास्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका जो वीडियो है वो ऊपर पॉपअप होगा, आप उसके आई बटन पे जाके देख सकते हैं। सो उस वीडियो के मैंने क्लियरली बताया कि किस तरीके से केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी CPI गवर्नमेंट वो आ जाती है। तो जब वो आती है तो वहाँ पर क्या है, नेम ऑफ पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो तरीका स्टेट गवर्नमेंट मतलब वहाँ की जो केरला की जो गवर्नमेंट है उसने जो प्लानिंग और डेवलपमेंट का तरीका अपनाया, उसी तरीके के मॉडल को क्या कहते हैं, केरला मॉडल। सो केरला मॉडल के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि केरला मॉडल के अंदर वो लोग ध्यान देते हैं एजुकेशन पे। उन लोगों ने मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री भी ध्यान दिया, उन लोगों ने एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, फूड और पॉवर्टी, किस तरीके से गरीबी को कम करें, किस तरीके से खाने को हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए अपने आप में, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करा, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करा। तो ये है हमारा केरला मॉडल। देन यहाँ पर क्या है, जो केरला है वही एक ऐसी आप कह सकते हैं ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसने 100% लिटरेसी रेट अचीव कर रखा है। 100% लिटरेसी रेट मीन्स होता है कि वहाँ पर कोई भी इंसान अनपढ़ नहीं है। ओके, सो लो इन्फेंट एंड मॉर्टलिटी रेट एंड फीमेल मॉर्टलिटी रेट, ये दोनों ही लो हैं। लो बर्थ रेट, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा नहीं होती। हाई एक्सेस ऑफ मेडिकल केयर, वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। सो यही है केरला मॉडल, किस तरीके से वहाँ की डेवलपमेंट हुई। और यहाँ को देख कर हमें लगता है कि मतलब जो केरला मॉडल है उसे जो है पूरी कंट्री के अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट हम पूरी कंट्री में चाहते हैं वो एक स्टेट में हुई थी, जो कि है केरला। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो है उनका
उनके पास जो होता है 2 सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट के अंडर आता है जो सेक्टर वो होता है पब्लिक सेक्टर, और जो गवर्नमेंट के अंडर आता है वो होता है पब्लिक अंडर गवर्नमेंट। ओके। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो जाता है प्राइवेट, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में। जस्ट लाइक अंबानी की जो कंपनी है वो किसकी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूड करती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं जो पब्लिक की गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड, जिनके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सभी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। सो हमारी जो कंट्री है उसने मिक्स्ड मॉडल अपनाया था, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। सो बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्टी ये क्या करते हैं, ये जो मिक्स्ड मॉडल है ये दोनों ही पार्टी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट पार्टी दोनों। सो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेफ़्ट पार्टी किसको सपोर्ट करती है और राइट पार्टी किससे सपोर्ट करती है। सो क्यों दोनों ही पार्टी जो है वो मिक्स्ड मॉडल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ क्या करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लाइसेंस, अगर उन्हें कोई भी बड़ी इंडस्ट्री खोलनी चाहिए, अपनी प्राइवेट कोई कंपनी खोलनी है, तो उन्हें क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है। वो बोलते हैं ये हमारे पे एक रिस्ट्रिक्शन सी लगी है कि हम जो है अपनी कंपनी नहीं खोल पा रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। और ये क्या कहता है, क्रिएटिंग हर्डल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैपिटल। जो गवर्नमेंट है वो जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट पैसा आता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा बाधाएँ मतलब बनाती है। ठीक है। सो गवर्नमेंट सेक्टर का, और ये तो प्राइवेट सेक्टर है। अब हम सुनते हैं पब्लिक सेक्टर। सो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा माना है कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या करा है, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब क्या बाहर की कंट्री से गुड नहीं आ सकते, गुड्स नहीं आएंगे तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा। अब इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही दुकान है तो वो जो दुकान है वो मनचाही रकम रखेगी चीज़ों की। क्यों? क्योंकि उसकी एक ही दुकान है, उसे पता है कि जो भी लोग हैं वो उसी के पास लेने आएंगे। तो ये क्या है, इससे कंपटीशन कम हो जाता है और जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्वालिटी, अगर अब जब उसे पता है कि उसकी एक ही दुकान है पूरे में, लोगों को सबको वहीं आना है, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ जो होती है प्रोडक्ट वो कम हो जाती है और दाम जो है वो चीज़ों के बढ़ जाते हैं। सो डिड नॉट स्पेंड अमाउंट ऑन पब्लिक एजुकेशन हेल्थ केयर। लोगों का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट ने जो ज़्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर में लगाया, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने में, या फिर मतलब अंबानी वगैरह की उन सब चीज़ों को बढ़ाने में लगा दिया। पब्लिक सेक्टर की जो एजुकेशन है, जस्ट लाइक आप बोलेंगे MCD स्कूल्स और जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, उन्हें नहीं बनवाया। सो यही है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर आउटकम ऑफ फाउंडेशन। मेजर आउटकम ऑफ फाउंडेशंस। सो ये जितने भी हम लोगों ने कहा, इसके अंदर ये बताया कि गवर्नमेंट ने जितना भी काम करे उससे क्या हुआ। उन्होंने क्या करा था, जो गवर्नमेंट है इसके अंदर उन्होंने लार्ज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर भी काम करा, प्रोजेक्ट्स जस्ट लाइक भाखरा नाकल डैम। उन्होंने बहुत से डैम बनवाए, हीराकुंड डैम, ये जो भी डैम्स बनवाए गए किसके लिए बनवाए गए थे, इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये फाउंडेशंस क्या क्या बनवाया तो ये उसके बारे में बताएं। गवर्नमेंट ने 2 डैम्स बनवाए जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी। सो उन्होंने बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज़ भी बनाई, जस्ट लाइक स्टील प्लांट्स, रॉयल रिफाइनरीज, डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा, ऑयल की सप्लाई बढ़ने लगी हमारे यहाँ पर, स्टील प्लांट्स जनरेट हुए। एंड हमारे पास क्या, उन्होंने क्या किस चीज़ पे काम करा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिकली होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर से रिलेट होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करा। सो ये इनकी 2 FYP में उन लोगों ने क्या करा उसके बारे में बताया है। जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है लैंड रिफॉर्म्स। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आ जाता है और अलग से भी आ सकता है ये। ओके, सो ये सिंगल टॉपिक भी आता है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर, बुक से भी इसकी सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा। लैंड रिफॉर्म जो होता है वो बेसिकली क्या है कि जो हमारा देश था जब आज़ाद हुआ था, तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास लैंड थी ही नहीं। तो गवर्नमेंट को लगा कि जिनके पास बड़ी लैंड है ना, वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने वो लैंड ले तो रखी थी अपने पास, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, उस पर खेती बाड़ी कर रही है, वो बस पड़ी हुई है ऐसी और वो ख़राब हो रही है। छोटी लैंड वाले लोग उस पर काम कर रहे थे, लेकिन जो मजदूर रखे थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी वो बेचारे बेरोज़गार घूम रहे थे।
तो अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए लोगों ने क्या करा, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ज़मींदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड टू रिलीज लैंड फ्रॉम बिग लैंड होल्डर। उन्होंने क्या करा, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया और बिग लैंड होल्डर जो थे उनसे जो ज़मीनें थी उनकी, मतलब जो उन्होंने कब्जा कर रखा था जिन ज़मीनों पर, उन्हें बाहर निकलवाया। डिस्पाइट सीलिंग, पीपल विद एक्सेस एंड लैंड मैनेज टू वॉलेट द लैंड लॉ। ओके, कुछ लोगों ने क्या करा, अवैध कब्जा कर रखा है। जैसे कि कोई ज़मीन है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने अपना वहाँ घर वर बना लिया, झोपड़पट्टी बना के अपना बैठ गया वहाँ पर और वो ज़मीन क्या कर ली, अपने अंडर कर ली। अगर वो ऐसी ज़मीन अपने अंडर कर लेंगे तो गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं रहे, तो गवर्नमेंट को जैसे पता चलता है कि ये ज़मीन तुम्हारे अंडर है, किसी ने इस पर कब्जा कर रखा है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को वहाँ से हटाती है और कहती है कि आप लोगों ने अवैध कब्जा करा, ये ज़मीन हमारी है। वो ज़मीन गवर्नमेंट अपने पास लेकर जिन किसानों के पास ज़मीन थी ही नहीं उन्हें वो ज़मीन दे देती है और कहती है कि आप यहाँ पर आके काम करें, हम आपको इस पर जो अनाज होगा उसका कुछ % आप हमें दें और कुछ अपने पास रखें। ओके, सो tenants who worked on someone else's land were giving great legal security which really implemented. ओके, सो यहाँ पर क्या है, कुछ बड़े बड़े जो ज़मींदार से जो लोग एक्सप्लॉयट कर, जिनका छोटी ज़मीनें थी लेकिन वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे लोगों को, उनके लिए क्या निकाला उन लोगों ने, सरकार ने क्या रूल निकाला कि अगर कोई आपकी ज़मीन पे काम कर रहा है तो आपको उसे लीगल सिक्योरिटी भी देनी होगी कि आप उसे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये बहुत कम जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ऐसा माना जाता है। सो यही है लैंड रिफॉर्म की, किस तरीके से खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करे। सो दिस इज़ लैंड रिफॉर्म। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम उसके बारे में चलते हैं। सो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस जो है, बेसिकली आप फूड क्राइसिस का मतलब समझ चुके होंगे कि कहीं यहाँ पर क्या है, देश में खाने की कमी होना। सो देश में खाने की कमी किस टाइम पे हुई थी, ऐसा कौन सा टाइम आया था, टाइम पीरियड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो 1965 एंड 1967 एक ऐसा टाइम पीरियड देखा जाता है जब कंट्रीज़ के जो मैक्सिमम या फिर बहुत से पार्ट, जस्ट लाइक जो बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पर ड्रॉट आ गया था। ड्रॉट मतलब होता है कि वहाँ पर सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं हुई और वहाँ सूखा पड़ गया, तो इससे क्या हुआ, खेती भी सब लोगों की ख़राब हो गई। सो इससे फूड क्राइसिस आ गया हमारी पूरी कंट्री के अंदर। जो इसका मेनली इफेक्ट हुआ था वो किसे हुआ था, मेनली इफेक्ट बिहार, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वाज सफ़र फ्रॉम फूड शॉर्टेज। और जो इससे डेथ रेट था वो कितना हो गया था, 34%। बिहार के अंदर देखा गया कि बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है और यहाँ पर जो डेथ रेट है वो 34% हो गया है। ये जब बिहार के अंदर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होगी तो बाकी जो स्टेट्स थी वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, लेकिन इससे देखा गया कि जो स्टेट्स उसकी जब हेल्प करने की कोशिश की वहाँ पर भी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आने लग गई क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर ही होने लग गया था। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट हैड जोनिंग पॉलिसी, उन्होंने एक जोनिंग पॉलिसी निकाली जिसके क्या करा, उन्होंने रोक दिया, लोगों को मना करा कि अपनी स्टेट के अंदर ही, मतलब जो खाना अगर पंजाब ने अपने अनाज जो उगाया वो पंजाब अपने लिए यूज़ करे, कहीं और ट्रांसपोर्ट ना करे, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट करेगा उनकी मदद करने के लिए, हो सकता है कि उसके पास ही शॉर्टेज पड़ जाए पंजाब के पास और हरियाणा की जो नीड है वो भी फुलफिल ना हो पाए, तो इससे पूरी कंट्रीज के शॉर्टेज हो जाएगी। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये निकाला। दूसरा क्या करा, गवर्नमेंट ने खाने की, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ वीट है वो कौन है, यूएस। सो हमने बेसिकली यूएस से फॉरेन एड लिया, मतलब फॉरेन एड मतलब होता है बाहर के विदेशी कंट्री से हेल्प लेना। सो हमने फॉरेन कंट्रीज से हेल्प ली ताकि हम फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर सकें। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ फूड क्राइसिस। ओके, नाउ हमने फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए एक चीज़ और अप्लाई करी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब 99% चांस है कि ये टॉपिक आता ही आता है पेपर में, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो थोड़ा नेट से बढ़ के। ओके, सो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या, ग्रीन का मतलब होता है हरियाली और रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, तो हरित क्रांति कहते हैं इसे हिंदी में। ओके, सो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडिया के जब वीट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो HYV सीड्स का यूज़ करती है। ये एक
रेवोल्यूशन लेकर आती है कि वो क्या करती है, किसानों को HYV सीड्स मतलब कम दामों के अंदर देती है। उनसे कहती है कि अपने खेतों के अंदर HYV सीड को उगाएं। जस्ट लाइक जब पहले एक टाइम था कि इस खेत के अंदर सिर्फ 1 टन अनाज उग रहा था, 1 टन अनाज। अब उसी खेत के अंदर HYV सीड लगाने के बाद कितना उग रहा है अनाज, 2 टन। सो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन डबल हो गई, क्योंकि HYV सीड्स जो होते हैं उनसे खेती जल्दी होती है। ठीक है, HYV सीड्स दिए और इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे देश के फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हुआ भी, क्योंकि इसके मेरिट्स भी हैं। वो क्या था कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ लोगों को मिली जिन किसानों को मिलनी थी। ठीक है, सीड जो थे वो कम दामों पे मिले, सब्सिडाइज्ड। ओके, सब्सिडाइज्ड मतलब होता है कम दाम, मतलब बहुत मिनिमम रेट। ठीक है, सो रिज़ल्ट जो था उससे क्या हुआ, जो मिडल जो पीजेंट्स थे, मिडल सेक्शन, मतलब जो कि गरीब किसान, गरीबी से थोड़ी ऊपर रेखा में जो मिडिल क्लास के जो पीजेंट्स थे, वो लोग भी अमीर हो गए अब, क्योंकि उन्हें इससे बेनिफिट हुआ। ओके, जब उनकी खेती डबल होगी तो वो भी अमीर हो गए। क्योंकि इसका अब ये अच्छी तो है हरित क्रांति, लेकिन इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी रहे होंगे। तो डीमेरिट्स जो थे वो भी इंपॉर्टेंट है। डीमेरिट्स क्या थे कि इससे क्या हुआ, गरीब किसान जो अमीर था, जैसे कि ये जो था ये बेनिफिशियल अमीर किसान हो गया। अब कैसे कि मेरे पास तो जस्ट लाइक मैं अमीर हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पास 2 खेत हैं एंड मैंने इसके अंदर HYV सीड्स का यूज़ करा, गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिए। मैंने 2 खेतों में यूज़ करा, मेरे पास 4 टन अनाज हो गया। ठीक है, एक गरीब किसान जिसके पास बहुत ही छोटा लैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत छोटी लैंड है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ और उसको जो अनाज का जो फ़ायदा था वो भी बहुत कम हुआ। ठीक है, इससे वो अमीर नहीं हुआ, वो और गरीब हो गया एंड जो अमीर किसान था वो और अमीर हो गया। तो इससे क्या हुआ, गल्फ मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, भेदभाव आप कह सकते हैं, जो होता है अमीर और गरीब किसान के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लास्ट जो पॉइंट है वो यह है कि इसका बेनिफिट हर स्टेट को नहीं मिला। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेट की साउथ की साइड पे इसका ज़्यादा, जो साउथ की आप देखें केरला वगैरह, वहाँ पर आपको इसका इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसका जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट है वो जो नॉर्थ की जो स्टेट्स है वहाँ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी। इन सब जगहों पे आपको क्या देखने को कि इससे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बढ़ गई। पंजाब हरियाणा के अंदर ये लोग तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, इनके पास तो गेहूँ बहुत सारे हो गए। लेकिन कुछ जगह जो थी, जो बैकवर्ड थी, पहले से ही पिछड़ी हुई थी, जिनके यहाँ पर ज़मीनें बंजर थी, वो लोग अभी भी पीछे ही रह गए और वो और पीछे हो गए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ कि कुछ स्टेट जो थी वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई और कुछ जो स्टेट थी वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हो गई, और ये प्रॉब्लम आज भी है। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको फुल प्लेलिस्ट चाहिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी अभी तक चैप्टर 3 की, वो आपको ऊपर पॉपअप हो रहा होगा आई बटन, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाउ अभी जो हमारा चैप्टर 3 वो कंप्लीट होगा, अब मैं चैप्टर 4 के ऊपर आएंगे। उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको मेरी मोर वीडियोस मिल सके। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अगर आपको मेरे पर्सनल नोट्स चाहिए, जो कि मेरे डिटेल्ड नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।